फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 11 हमने चैप्टर नंबर 10 तक देखा और उसके बाद एक्सरसाइज ले ली थी। अब हम चैप्टर 11 से शुरू करेंगे, जो कंटिन्यू चैप्टर पर ही फोकस करेंगे। एक यात्रा यह भी है, चैप्टर का नाम है। यात्रा तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन एक यात्रा यह भी होती है जो हमारे जीवन के लिए यादगार बन जाती है। तो यहाँ ऐसा ही कुछ रामदरश मिश्र जी ने एक यात्रा यह भी में बहुत ही अच्छे व्यक्तियों की बात की है, जिसमें एक लड़का होता है जो एक स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा के लिए अपना जीवन पूरा उस पर निछावर कर देता है। और यात्रा करते समय जिस प्रकार लेखक को और उनकी पत्नी को अनुभव होता है, वो अनुभव की बात बताई गई है। देखते हैं कि ये पूरी स्टोरी किस प्रकार से बताई गई है, उसका हम डिटेल में अभ्यास करेंगे। रामदरश मिश्र जी का जन्म 1924 में हुआ था। रामदरश मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। आपके बहुत चर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। ये सारे उनके कहानी या कविताओं के संग्रह है। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। यानी कि एक जाने माने उच्च कोटि के ये हिंदी साहित्यकार थे, इसलिए उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता है। एक यात्रा यह भी है कि कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी कि नारी का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए और अपना खुद का जो कर्तव्य है उससे हमें बोध भी लेना चाहिए, उससे प्रेरणा भी मिलती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक दृष्टि से पूरी स्टोरी बताई गई है। देखते हैं कि क्या कहते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू मानी कि यात्रा से डरने वाला इंसान। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। यानी कि हम जब भी यात्रा करने जाते हैं तो अलग अलग स्थल पर, अगर प्लेन से जाते हैं तो कौन कौन से व्यक्ति मिलेंगे, कैसा अनुभव होगा। अगर ट्रेन से जाते हैं तो हमारे पास बैठने वाला इंसान कैसा होगा। अगर रिक्शा में बैठते हैं तो रिक्शा वाला कैसा है, हमें घुमा कर ले जाएगा या तो फिर हमारे से पैसा ज़्यादा ले लेगा। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ लेखक को भी यात्रा निकलने से पहले ये सारा डर बना रहा है। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है जो अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट शंट माने कि मुँह मांगा। जब भी हम किसी प्लेस पर जाते हैं अनजानी जगह पर, तो उसे मालूम हो जाता है कि वो नया व्यक्ति है, इसलिए उसे मैं जितना भी भाड़ा या किराया मांग लूँगा वो मुझे दे देगा। इसलिए हमेशा लेखक को ये डर बना रहता है कि ये लोग जैसे तैसे ही बोल देते हैं और हमें पहचान नहीं पड़ता कि ये सही जगह हमें ले जाएगा या किराया ज़्यादा लेता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी होती है। नए शहर में जाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं, तो उसका भी अनुभव अलग प्रकार का होता है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। आश्वस्ति माने कि बातचीत करनी पड़ी और पूरा समय निकल गया यात्रा के दरमियान, और पत्नी साथ थी इसलिए शायद यात्रा भी अच्छी रही। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही तो और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं।
उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति दे देना माने कि हाँ बोल देना। यानी कि स्टेशन पर उतरते ही बहुत सारे रिक्शा वाले वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो उनको तो आदत होती है कि हर पैसेंजर के पीछे लग जाते हैं कि मेरी रिक्शा में बैठ जाओ, कहाँ जाना है, मैं बिठा दूँ, आदि सारी बातें बोलते रहते हैं। तो लेखक का भी अनुभव ऐसा ही कुछ रहा। तो उस समय वो निकलते जा रहे थे और पीछे एक ऑटो वाला बोलता ही रहा कि आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो बाबूजी दूसरी ऑटो में तो आप बैठेंगे, तो मेरी ऑटो में बैठ जाइए। तो वो जिद करने लगा और उसके आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण था, इसलिए लेखक बिना सोचे उसकी ऑटो में बैठ गए। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। वांछित माने कि जितने पैसे मांगे, यानी कि वो बराबर थे, न ज़्यादा थे न कम थे, तो वो पैसा देकर एक डॉक्टर के यहाँ जो मिलना था वहाँ चले गए और वहाँ घर के आगे जाकर कॉल बेल बजाने लगे। उसके बाद मालूम हुआ कि डॉक्टर ने अपना क्लिनिक बदल दिया है, जगह बदल दी है, इसलिए फिर से उन्हें ऑटो में जाना पड़ेगा। ऑटो वाला बिना बताए कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। जैसे हम देखते हैं जनरली कि हमें ऑटो वाला छोड़ के चला जाता है और फिर हमारा काम नहीं होता है और तुरंत वापस आ जाते हैं, तो शायद हमें दूसरी ऑटो पकड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ जो युवक है अलग तरीके का था। उसने मेरा इंतज़ार किया और हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ, तो उस युवक ने कहा बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना, यानी कि पहले उसको किराया दिया गया था और जब दूसरी प्लेस पर जाता है तो उसे अलग से किराया दिया जाता है। ऐसी बातचीत लेखक के साथ वो ऑटो वाले युवक के साथ होती है। उसमें वो लेखक पहचान जाते हैं कि वो किस प्रकार का युवक था। शायद उसे उसके आवाज़ में पहले आकर्षण लगा और फिर शायद उसकी वेट की, इसलिए उनकी मन में उनके प्रति और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। जो उनका खुद का अनुभव था कि शायद ऐसा अनुभव होगा, कैसे लोग मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा अनुभव था। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। यानी कि जिस काम से लेखक वहाँ आए थे वहाँ एक दिन में तो काम पूरा नहीं होगा, इसलिए शायद किसी होटल में उसे रहना पड़ेगा। इसलिए रिक्शे वाला जो ऑटो वाला युवक था वो समझ गया कि वो यहाँ से दूसरी जगह पर तो जाएंगे और ऑटो की ज़रूरत भी पड़ेगी, इसलिए वो बता देते हैं, पूछ लेता है कि आप कहाँ जाएंगे और उस समय होटल का नाम बता देते हैं लेखक उस युवक को। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था, यानी कि वेट करता था कि मैं उनको लेकर ही जाऊंगा। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है, यानी कि हम जैसा सोचते थे, लेखक की जैसी विचारधारा थी कि ऑटो वाला अंट शंट किराया ले लेते हैं या फिर हमें कहीं और जगह पे घुमा घुमा कर ले जाते हैं, हैरान परेशान कर देते थे, उसमें से ये नहीं था, अलग था, अच्छा युवक था। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ, यानी कि दूसरे दिन भी उन्हें कहीं ना कहीं तो जाना होगा, तो उन्हें पूछ लेते हैं कि फिर मैं कब आ जाऊँ। यानी कि लेखक उन्हें प्रश्न करते हैं, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है। बहुत सारे प्रश्न उसने साथ में ही कर दिए कि आप कल शहर जाएंगे, घूमेंगे और फिर मैं ले चलूँगा। ऐसा पूछा भी नहीं कि मैं आऊँ कि नहीं, डायरेक्ट बोल दिया। और वैसे यहाँ कब तक है, यानी कितने दिन यहाँ रुकने वाले हैं, यानी कि उसने आत्मीयता बना ली थी उस लेखक और उनकी पत्नी के साथ। कल शताब्दी से लौटेंगे, यानी कि ट्रेन का नाम बता दिया। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ, भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। यानी कि लेखक और उनकी पत्नी पूरी दिन यात्रा करके आए थे, फिर डॉक्टर से मिलने गए, इसलिए वो आज घूमने नहीं जाने वाले हैं, दूसरे दिन जाएंगे, ऐसा बोलकर ऑटो वालों को भेज दिया।
ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। उसने बताया मोहन, यानी कि वो युवक था, उसका नाम मोहन था। इतनी सारी बातचीत होने के बाद उस लेखक ने नाम पूछा, क्योंकि हम कैसे किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल अपरिचित होते हैं तब उनका नाम कभी भी नहीं पूछते हैं। लेकिन थोड़ा कांटेक्ट में आने के बाद लेखक को लगा कि वो अच्छा युवक है और हमें दूसरे दिन घूमने फिरने के लिए अच्छी हेल्प कर सकता है, इसलिए नाम पूछ लिया और फ़ोन नंबर भी दे दिया। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। तो लेखक उनके साथ वो जो जगह थी उससे ग्वालियर के आसपास में अलग अलग स्थल पर घूमने के लिए गए। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा, क्योंकि उस समय शायद उनको जो युवक था मोहन, उसको शायद उन बाबूजी की यानी कि लेखक को बाबूजी और पत्नी को माँ जैसा प्रेम लगा होगा, इसलिए शायद संबोधित करता रहा। घुम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वैसे हम भी ऐसा ही करते कि हमारे साथ जो हम कोई भी व्हीकल लेकर जाते हैं तो किसी को हमारे साथ हम हमारे बीच पर चाय या खाने के लिए नहीं इनविटेशन देते, लेकिन फिर भी वहाँ वो जो लड़का था, युवक था मोहन, उसके साथ इतनी सारी आत्मीयता बढ़ गई थी तो उस समय उसने नहीं सोचा कि वो ऑटो वाला है और वैसे ही अपने साथ चाय के लिए बुला लिया और कमरे में बिठाया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? यानी कि थोड़ी और नज़दीकी बनने के कारण थोड़ा परिचय भी ले लिया। इसलिए अनायास ही लेखक की पत्नी ने पूछ लिया कि बेटे तुम यहाँ के ही हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भराया, इसीलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। यानी कि कुछ स्टोरी ऐसी थी कि शायद उसे ग्वालियर आना पड़ा था, उसका मूल वतन आगरा था, लेकिन फिर भी वो ऐसे अपनापन दिखाए हुए स्वयं ही बोलने लगता है। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि डॉट डॉट डॉट। यानी कि वहाँ से उसकी स्टोरी कुछ और है, उसके जीवन में घटने वाली घटना कुछ और है, जो अपने फैमिली के बारे में बताता है कि बचपन से ही माता पिता नहीं थे, इसलिए वो भाई की परवरिश में ही रहा। भाई वकील है और वो बीए तक पढ़ा है, अभी वो नौकरी खोज रहा था कि उसके जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसको ऑटो चलानी पड़ी। तो अगली स्टोरी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।